अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैंने एपिसोड 4 और 5 इन दोनों को इकट्ठा ही अपलोड कर दिया है क्योंकि जो एपिसोड 4 है वो सिर्फ 15 मिनट का था और इतने दिनों से नहीं थे आ रहे, इसलिए इकट्ठे कर दिए हैं एपिसोड दोनों। टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा नावल रीड किया जाए। तो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सितमगार महबूब नेरा एनी किचन में खड़ी नाश्ता कर रही थी जब रज़िया किचन में दाखिल हुई और इसे आकर बोली, एनी, शाहजैन सर कह रहे हैं कि तुम्हें कहूँ कि इनके कमरे में कॉफ़ी बनाकर दे जाओ। एनी जो नवाला मुंह में डाल रही थी वो रज़िया की बात सुनकर हलक में ही फंस गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू हुई। एनी ने जल्दी से अपने सामने पड़े गिलास को उठाकर मुंह से लगाया। जब खांसी रुकी तो रज़िया को खुद को देखकर पाकर वो संभल कर बोली, ठीक है, मैं बना देती हूँ, आप प्लीज़ सर के कमरे में दे आइएगा। बिल्कुल भी नहीं, शाहजैन सर ने कहा है कि इसे कहना वो खुद देकर जाए। रज़िया इसकी बात सुनकर डर से बोली तो एनी ने गहरा सांस लेकर अपना सर हिलाया और जल्दी से नाश्ता ख़त्म करके शाहजैन के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। वो हिम्मत करते हुए शाहजैन के कमरे का दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और इसे ना पाकर जल्दी से कॉफ़ी मेज़ पर रखकर जाने लगी। जब इसे शाहजैन की आवाज़ बालकनी से सुनाई दी, हूर, मुझे इधर कॉफ़ी पकड़ा कर जाओ। वो शाहजैन को कॉफ़ी पकड़ाने के लिए बालकनी में गई और इसे कॉफ़ी पकड़ाने के लिए अपना कॉफ़ी वाला हाथ आगे किया तो शाहजैन ने पहले एनी को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा तो एनी को शदीद इस पर गुस्सा आया। शाहजैन ने इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कॉफ़ी का मग पकड़ने के बजाय इसका हाथ पकड़ लिया, जबकि इसके चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। एनी ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त में देखा तो अपने हाथ में मौजूद कॉफ़ी का मग छोड़ दिया, जिससे गर्म कॉफ़ी शाहजैन के चप्पल में मौजूद पैरों पर गिरी और साथ ही थोड़ी कॉफ़ी एनी के पैरों में भी गिरी। शाहजैन ने अपने पैरों पर कॉफ़ी गिरने की वजह से जलन महसूस करते हुए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त हल्की की तो एनी ने इसको धक्का देकर अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकाला और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। रहती तो तुम मेरे ही घर में हो, आना अब मुझसे बचकर तुम दिखाना। जबकि अपने पीछे शाहजैन के गुस्से से भरपूर आवाज़ सुनकर वो डर गई थी। शाहजैन जल्दी से वॉशरूम में गया और अपने पैरों पर पानी गिराया, जो कि सुरख हो चुके थे और अब तो इसे एनी की ज़िंदगी हराम करना फ़र्ज हो गया था। अलिशबा बेड पर बैठी आज भी अपनी सोचों में गुम थी। घर वालों के सामने तो वो बिल्कुल ठीक थी, मगर वो इस वाक़ये के बाद अंदर से टूट चुकी थी। जब हाशिम इसके हक़ में लफ्ज़ भी ना बोला तो इसे इस वक्त हाशिम से मोहब्बत पर खुद से बेहद नफ़रत महसूस हुई, जो अपनी बीवी को चुप करवा सकता था। कितनी सभी महसूस हुई थी इसके बाप को, मगर इन्होंने इसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसे चुप हुए आली से कम ही बात करते और ख़ुद भी कमरे में बंद रहती थी ताकि अपने बाप की नज़रों में ख़ुद के लिए नफ़रत ना देख सके। मगर ओहद साहब ने तो कभी इससे नफ़रत की ही नहीं थी। वो तो बस इस वाक़ये के बाद आली का सोचकर खामोश हो गए। रमना बेगम और अरकम ने इस अरसे के दौरान इनका बहुत साथ दिया और सबसे बड़ी बात, इसे किसी चीज़ का ताना नहीं दिया था। इस वाक़ये के बाद इसने वो डायरी का एक एक सफ़ा खुद अपने हाथों से जलाया ताकि हाशिम के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत को ख़त्म कर सके। मगर ज़रूरी तो नहीं ना जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। वो खुद भी जानती थी कि कुछ कच्ची उम्र की मोहब्बत जल्दी ख़त्म नहीं होती और इसकी मोहब्बत तो थी भी बेलूस। एनी शाहजैन के कमरे से निकलकर सीधा किचन में आई। वो अपने पैर को देख रही थी जहाँ इसे जलन हो रही थी। इसे शाहजैन की आवाज़ें सुनाई दी, जिसके इसके दिल की धड़कन दर्द से तेज़ हुई। शाहजैन अपने पैरों पर पानी गिराकर अपने कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग पर खड़े होकर नीचे वाले फ्लोर पर झांकते हुए ऊंची आवाज़ में सहर बेगम को पुकारने लगा, मोम, मोम। इसकी आवाज़ सुनकर सहर बेगम अपने कमरे से बाहर हुई और शाहजैन को देखकर बोली, क्या हुआ शाहजैन, क्यों पुकारे हो? आपको पता है वो महारानी हूर जो मेरे कमरे में कॉफ़ी गिराकर गायब हो गई है? आप जानती हैं मुझे गंदे कमरे से सख्त नफ़रत है।
इसे मेरा कमरा साफ करने के लिए फौरी भेजें। शाहजैन की बात सुनकर सहर बेगम बोली, तो तुम सीधा इसे ही बोल लेते, मुझे बुलाना ज़रूरी था। जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इसे सबक सिखाकर मेरे कमरे में भेजें ताकि वो आइंदा वो गलती ना करे। शाहजैन की बात सुनकर सहर बेगम एनी को आवाज़ें देने लगी, हूर फ़ौरन बाहर आओ। एनी जो किचन में खड़ी इनकी बातें सुनकर हल्का हल्का काँप रही थी। सहर बेगम की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनकर इसने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी और कांपते हुए बाहर आई। इधर मेरे सामने आकर खड़ी हो। सहर बेगम ने इसे अपने सामने खड़े होते हुए कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई इनके पास गई। एनी जैसे ही सहर बेगम के सामने खड़ी हुई तो सहर बेगम ने इसे ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे इसका दिमाग एक पल को सुन हुआ और इसकी आंखों में पानी जमा शुरू हुआ। एनी ने अपने सुरख गालों पर हाथ रखते हुए धुंधी नज़रों से सहर बेगम को देखा, जो गुस्से से बोल रही थी, एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। क्या कर रही थी शाहजैन के कमरे में, और फिर बजाय इसका कमरा साफ करने के तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। इससे पहले मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से सुरख करूं, फ़ौरन शाहजैन के कमरे में जाकर सफाई करो और दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। एनी इसकी बात सुनकर जल्दी से सफाई का सामान लेने चलेगी, जब से शाहजैन ऊपर खड़ा इसका थप्पड़ देखते हुए न जाने क्यों बेचैन हो गया, जबकि इसने तो इस वजह से सहर बेगम से कहा कि वह अपना सर झटक कर हूर की सज़ा के बारे में सोचने लगा। शाहजैन ने कमरे में आकर बेड के साइड टेबल से सिगरेट की डब्बी उठाई और इसमें से एक सिगरेट निकालकर डब्बी में वापस रख दिया। लाइटर से इसे सुगलाकर वो बेड पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। एनी छोटे छोटे कदम उठाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर शाहजैन के कमरे की तरफ गई और इसके कमरे के सामने खड़े होकर इसने डरते डरते दरवाज़ा नॉक किया। इसे अंदर से शाहजैन की आवाज़ सुनाई दी तो वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। शाहजैन को देखे बगैर बालकनी की तरफ बढ़ गई। शाहजैन की नज़रों ने इसका बालकनी तक पीछा किया। वो सिगरेट के कश लेता हुआ मुसलसल एनी को ही घूर रहा था, जो कि सफाई कर रही थी। एनी इसकी नज़रें महसूस करती हुई अपने हाथ जल्दी जल्दी चलाने लगी, जबकि शाहजैन के साथ अकेले में सोचकर इसके हाथ काम गए। इसने जल्दी से टूटे हुए मग के टुकड़े उठाकर फर्श साफ किया और बाहर जाने लगी, तो शाहजैन ने इसे चुपचाप जाने दिया, ये सोचकर कि वो बाद में इससे बदला लेगा। हाशिम ऑफिस से घर वापस आया तो हमना को तैयार देखा और इसके माथे की तेवरी चढ़ गई। इसने अपनी टाई ढीली करके हमना से पूछा, जो अब ज्वेलरी पहन रही थी, कहाँ जा रही हो? मेरी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, वहाँ जा रही हूँ। तुम इस वक्त थके हुए हो, इस वजह से मैंने पूछा नहीं, अगर पूछ भी लेती तो तुमने इनकार ही करना था। हमना इसका सवाल सुनकर जल्दी से तफसील से बोली। इसकी बात सुनकर हाशिम के माथे पर मज़ीद लकीरें नमूदार हुईं। वो हमना से सर्द आवाज़ में बोला, तुम इस वक्त कहीं नहीं जा रही, जाकर अपने कपड़े बदलो और मेरे लिए डिनर लगाओ। मैं मेड से कह देती हूँ, वो डिनर लगा देती है और मैं ज़रूर जाऊँगी। इतनी मेहनत से मैं तैयार हुई हूँ और तुम्हारे ख़राब मूड की वजह से मैं अपनी नाइट कम अज़ कम स्पॉइल नहीं करना चाहती। हमना जवाबम हाशिम से बोली तो वो जो सोफ़े पर बैठा गुस्से से उठकर इसके पास आया और इसके बाजू पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया और गुस्से से दाड़ा, मेरी बात मजाक में लेने की कोशिश भी मत करना और चुपचाप जाकर कपड़े बदलो। अगर आइंदा इसके बाद मेरी बात ना मानी तो जो तुम्हारा हाल करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी बात, आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर से निकलने की कोशिश भी मत करना। अभी सिर्फ तुमने मेरी अच्छाई देखी है, मुझे तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर मत करना। वो वॉशरूम में दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ बोलूँ। हमना इसके गुस्से से भरी हुई आवाज़ और इसकी फलूदी गिरफ्त अपने बाजू पर महसूस करके इससे डर गई। जब हाशिम ने बात मुकम्मल करके इसे वॉशरूम की जानिब धक्का दिया तो वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई। शाम के वक्त शाहजैन अपने दोस्तों के साथ चला गया तो एनी पुरसुकून हो गई। वो रज़िया के साथ काम करवाने के बाद अपने कमरे में चली गई। इसने अपनी आंखों से लेंस उतारे और शावर लेने चली गई और शावर लेकर आई और बालों को सुखाने लगी। इसने खुद को शीशे में देखा तो आंखें रोने और लेंस की वजह से सुर्ख हुई पड़ी थी।
इसने अपने हाथ से इस गाल को छुआ जो सहर बेगम के थप्पड़ की वजह से हल्का सा सूजा हुआ था। वो आज के दिन के बारे में सोचते हुए सोने के लिए लेट गई। शाहजैन अपने दोस्तों के साथ घूमकर फिर वापस घर को आया तो इसका ध्यान हूर के कमरे की तरफ गया। कुछ सोचकर वो एनी के कमरे की तरफ चल दिया। चूँकि कमरे का दरवाज़ा बंद था, वो खिड़की की तरफ गया और इसे खोलने के लिए कोशिश करने लगा। खिड़की का लॉक खोलते ही बस वो खड़ा खिड़की को वैसे ही बंद थी। खिड़की को खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हूर को सोते पाकर वो आहिस्ता से बेड की जानिब बढ़ गया। अपने मोबाइल की लाइट जलाकर सामने दीवार की तरफ इसका रुख किया तो कमरे में थोड़ा अंधेरा कम हुआ। इसे एनी की सूरत दिखाई दी। इसने एनी को देखते हुए बेखुदी की कैफियत में हाथ इसके चेहरे की तरफ बढ़ाया और इसके चेहरे के नकूश को हल्का हल्का छूने लगा। एनी गहरी नींद में थी। जब इसे लगा कि कोई इसे छू रहा है तो शाहजैन ने जब एनी को हिलते देखा तो जल्दी से अपना हाथ इसके चेहरे से हटाया और इसके कान के करीब झुककर धीमी आवाज़ में बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो और जल्दी ही तुम मेरी बीवी बनोगी। फिर मैं तुम्हारा जीना हराम करूँगा। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर ऐसे बोला जैसे एनी सब सुन रही हो, मगर वो तो ख्वाबों की दुनिया में गुम थी। वो आहिस्ता से इसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कश्यप कैंटीन में अलिशबा के साथ बैठी चाय पी रही चिप्स खा रही थी जब इसे सामने से अरकम किसी लड़की से मुस्कुराकर बात करता हुआ नजर आया। वो बड़े मज़े से चिप्स खा रही थी। इसे लड़की के साथ देखकर इसका हल्क तक कड़वा हो गया। इसने अपनी नज़रों का रुख अपने सामने बैठी अलिशबा की तरफ किया जो इसे कुछ कह रही थी। सॉरी आली, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि कल जो असाइनमेंट जमा करवानी थी तुमने वो बना ली या अभी बनानी है? अलिशबा ने जूस पीते हुए इससे पूछा। हाँ मैंने बना ली, बस आखिर से थोड़ी रहती है। कश्यप ने एक नज़र अरकम को देखकर आली से कहा जो अब इस लड़की के साथ इससे कुछ दूर एक टेबल पर बैठ गया था। पीछे क्या देख रही हो? आली पीछे देखते हुए बोली तो कश्यप एक पल को घबरा कर बोली। आली के पीछे देखने से पहले ही वो बोल पड़ी, कुछ नहीं, वैसे ही देख रही हूँ। तुम बनाओ, तुमने असाइनमेंट बना ली? शफी अभी बताया तो है कि बना ली। आली की बात सुनकर वो कुछ बोलने लगी। अरकम को अपने टेबल की तरफ आता देख इसने अपना बैग कंधे पर डाला और अरकम के अलिशबा के पास पहुँचते ही वो उठते हुए बोली, आली मुझे याद आया, सर मौज़म ने मुझे बुलाया था, मैं इनकी बात सुनकर आती हूँ। आली ने हैरान नज़रों से कश्यप को देखा क्योंकि वो पूरा वक्त कश्यप के साथ ही थी। इसे नहीं पता चला कि किसी सर ने इसे बुलाया था, मगर अपने पीछे अरकम को देखकर वो कुछ बात समझ चुकी थी। अरकम जो आली से बात करने आया था, इसके अचानक उठने पर इसने कश्यप को एक नज़र देखा जो अपनी बात करके जा चुकी थी। आली, मैं अपने दोस्तों के साथ करीबी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। मेरा अगला लेक्चर फ्री है। जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। ओके भाई, मैं मैसेज कर दूँगी। आली भी कुर्सी से उठते हुए बोली। अरकम इसे बताकर अपने दोस्तों से मिलने कैंटीन से बाहर चला गया जहाँ इसके दोस्त खड़े इसका इंतज़ार कर रहे थे। एनी आज सहर बेगम से इजाज़त लेकर हादी से मिलने जा रही थी। इसके टीचर का फ़ोन आया था कि इसे बुखार है और वो परेशान सी घर से निकली और हादी के हॉस्टल इससे मिलने चलेगी, जबकि हादी की फ़िक्र से इसकी खुद की हालत भी ख़राब हो रही थी। वो ऐसी ही थी जब हादी जब भी बीमार होता तो इसकी फ़िक्र से इसकी खुद की हालत ख़राब हो जाती। वो हादी से बेपनाह मोहब्बत करती थी, आखिर क्यों ना करती। वो हादी ने ही सारा बचपन इसके साथ ही गुजारा था। इसने इसे बहन नहीं माँ बनकर पाला। वो छोटा सा था जब इसके वालिदैन की वफ़ात हुई। शायद इसे वो लोग याद भी सही से नहीं रहते अगर एनी इसे दूरदीज साहब और रदा बेगम की तस्वीरें ना दिखाती। हॉस्टल के बाहर पहुंचकर इसने गहरा सांस लिया और अंदर दाखिल हुई। हादी के कमरे में गई तो वो नडाल सा बेड पर लेटा हुआ था और इसका रंग सुर्ख पड़ा हुआ था। वो तेज़ी से इसके करीब गई और इसके सर को चूमा, फिर हाथ से इसका बुखार चेक किया तो इसका माथा बुखार की शिद्दत से जल रहा था। हादी ने थोड़ी सी आंखें खोलकर इसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। एनी आपी, मैं आपको बहुत ही याद कर रहा था। इसकी कमज़ोर सी आवाज़ सुनकर इसकी आंखों से एक आंसू गिरा। हादी मेरी जान, आपी भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी।
चलो शूठो शाबाश, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आप ही मेरी उठने में मदद करें। हादी ने अपनी बाहें फैलाकर कहा तो इसने जल्दी से अपने साथ लगाते हुए सहारा देकर खड़ा किया और बाहर की जानिब चल दिया। रिक्शे में बैठकर इसने करीबी किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक ले जाने को कहा। यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो छोटे छोटे कदम उठाती शाहजैन के कमरे में दाखिल हुई तो शाहजैन को कमरे में ना पाकर वो कॉफ़ी रख कर जाने लगी। जब शाहजैन वॉशरूम से निकलकर इसके करीब आने लगा, इसे अपने करीब आता देख वो अपने कदम पीछे को उठाने लगी। पीछे होते हुए वो दीवार से जा लगी तो शाहजैन इसके करीब आकर दोनों तरफ बाजू रखकर झुककर इसके कान में सरगोशी की। तुमने मुझे फिर नज़रअंदाज किया और मेरे कमरे से बगैर मेरी इजाज़त के जाने लगी। रात को ये मेकअप धोकर अपनी असल हुलिया में मेरा इंतज़ार करना, आखिर तुम्हें सज़ा भी तो देनी है। शाहजैन के करीब आने पर वो सांसें रोककर इसकी बात सुन रही थी, मगर इसकी आखिरी बात सुनकर इसने बेख्तियार इसकी जानिब नज़रें उठाई तो वो भी सीधा होकर इसे देख रहा था। एनी ने हिम्मत करके इसे ज़ोर से धक्का देकर दूर करने की कोशिश की। शाहजैन इसकी कोशिश को देखकर इसे छोड़कर पीछे हुआ तो एनी की गुस्से से कांपती आवाज़ इसके कानों में पड़ी। मुझसे दूर रहिए और हाँ, मैं आपको इग्नोर क्या जानती हूँ क्यों? क्योंकि ताकि आपकी वालदा मुझे बदकिरदार ना कहें। ये ना कहें कि मैंने इसके अजीम बेटे को फंसा रखा है और वो कह रही थी कि मैं अपनी औकात में रहूँ। मगर मैं इतनी भी गिर पड़ी हरगिज़ नहीं हूँ कि आप मुझे अपनी हवस का निशाना बनाएं। मुझे शदीद नफ़रत है आपसे। सुना आपने? मुझे शदीद नफ़रत है। जब जब आप मुझे छूते हैं तो मेरा मरने को दिल करता है। सुना, मैंने गिन आती है खुद से। ये निकाह जो है ना, सिर्फ अपने बदले के लिए आपने किया है, न मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए किया है। वो अपने अंदाज में बोली। शाहजैन के करीब से गुजरकर गर्म कॉफ़ी उठाकर अपने हाथ और बाजू पर गिराने लगी। शाहजैन जो कब से अपना गुस्सा जब्त कर रहा था, इसने आगे बढ़कर इससे कॉफ़ी पकड़कर एक थप्पड़ खींचकर इसे मारा। हाथ में मैं तकलीफ़ पहुंचाना चाहता हूँ, मगर वो भी खुद पहुंचाऊंगा। याद रखना, तुम्हारी औकात तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगी। और तुम्हें मेरे छूने से घिन आती है ना? रात को देखूंगा कि तुम खुद को कैसे मुझसे आज़ाद करवाती हो। अगर दरवाजे को लॉक लगाने का सोचा भी तो याद रखना, किसी भी लिहाज किए बगैर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। वो सकन खड़ी एनी को झुंझा कर बोला, प्लीज़, मेरा ये सब मतलब नहीं था। एनी की बात सुनकर होश में आते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये सॉरी अपने पास रखो और जाओ अपना काम करो। वो इसे दरवाजे की जानिब धक्का देता हुआ बोला तो एनी मुर्दा कदम से इसके कमरे से निकल गई। हमना आज काफ़ी दिनों बाद घर से निकलकर अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। हाशिम ने इसे एक बार पूछ लिया था, जिसने इसे इजाज़त दे दी थी। वो पहले अपने दोस्तों से मिलने रेस्टोरेंट गई, जहाँ पर इसने अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें खींचकर हाशिम को भेजी और दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठकर इमरजेंसी का बोलकर वहाँ से निकल गई। दरअसल वो आज शाहजेब से मिलने वाली थी। वो वापस आ चुका था, मगर हाशिम की वजह से उसे मिलने नहीं जा सकती थी। शाहजेब ने इसे होटल के एक कमरे में बुलाया, वो भी हमना के कहने पर। वो नहीं चाहती थी कि कोई जाने वाला इसे शाहजेब के साथ देखकर हाशिम को बताए। इसने काली चूस शर्ट के साथ तंग सा पजामा पहना हुआ था। वो होटल में दाखिल हुई और शाहजेब के बताए गए कमरे के बाहर जाकर इसने दरवाज़ा नॉक किया तो हाथ तरफ पहुंचा तो शाहजेब ने दरवाज़ा खोला। शाहजेब ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली और हमना के चेहरे की तरफ देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। इसने हमना को अंदर दाखिल होने को कहा तो हमना मज़े से जाकर बेड पर बैठ गई, जबकि चेहरे से मुस्कुराहट इसके 1 मिनट के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। कुछ खाने के लिए मंगवाऊँ तुम्हारे लिए हमना? शाहजेब ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, फ़िलहाल मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। और ज़ेबी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आकर मेरे साथ बैठो। मैंने तुम्हें इन दिनों बहुत याद किया। वो बालों की लीड को अपनी उंगली पर लपट कर मुस्कुराकर बोली तो शाहजेब भी मुस्कुराकर इसके साथ आकर बैठ गया। हाँ बोलो हमना, तुमने क्या बात करनी है? वो इसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुमने बताया था कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है। अगर तुम कहो तो मैं इससे बात करती हूँ। वो मुस्कुराकर अपना हाथ इसके हाथ में देकर बोली। हाँ, तुम जानती हो इसे जिसे मैं पसंद करता हूँ। शाहजेब ने जब हमना को अपना हाथ खींचते ना देखा तो इसे और शैताब मिल गई। इसने अब उसके हाथ लू अपने लबों से हल्का सा छुआ। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो लड़की मैं हूँ? इसने मस्कारे से बड़ी पलकें उठाकर गिराते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल,
वो तुम ही हो, मगर पता नहीं तुम्हें आखिर क्या जल्दी थी जो तुमने इतनी जल्दी हाशिम से शादी करवा ली। थोड़ा साल पहले मेरा इंतज़ार कर लेती तो आज हम साथ होते। तुम खुद मुझे छोड़कर चले गए थे, वरना मैं क्यों इस जाहिल गवार से शादी करती। इतना बड़ा बिजनेसमैन वो बन चुका है, मगर फिर भी इसकी सोच मिडिल क्लास वाली है। मेरा बस चले तो मैं एक मिनट भी इसके साथ ना रहूं। वो नुसरत से हाशिम के बारे में बोली, हालांकि वो खुद जानती थी कि हाशिम ने इस खुद अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया था। मगर अब वो पाबंदियाँ लगाने लगा था तो पहले वो इसे बेहद पसंद था और इससे नफरत करने लगी थी। क्या वाकई तुम इसे अलहदगी कर लोगी? हाँ बिल्कुल, अगर मेरा साथ तुम दोगे तो मैं इससे अलहदा हो जाऊंगी। मगर याद रखना, मेरा हाथ फिर तुम्हें थामना पड़ेगा। हमना की बात सुनकर इसने अपने हाथ से इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। क्यों नहीं, मैं तुम्हारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरा साथ मुकम्मल आज़ादी हासिल है। सच्ची? वाह, फिर तो मैं जल्द ही कोई ना कोई बहाना बनाकर इससे अलहदा हो जाऊंगी। वो पागल इसकी मकरूम मुस्कुराहट देखे बगैर बोली। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा सुबह से हवेली फ़ोन करके हादी और हुरुल आयन से एक बार बात करना चाहता था, मगर इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। वो दोबारा फ़ोन मिलाकर काट चुका था। अलिशबा जो आज हवेली रमना बेगम और हदीज से मिलने आई थी, हाल में मौजूद सोफे पर बैठी हुई थी। कोने में पड़े टेलीफोन को बार बार बजते हुए देखा और अपनी जगह से उठी, मगर जब भी वो करीब जाती तो फ़ोन बंद हो जाता। आखिर तंग आकर अब वो फ़ोन के पास ही खड़ी हो गई। अहद सब हवेली में दाखिल हुए तो आली को फ़ोन के पास खड़े होकर पूछा, आली बेटा, किसी का फ़ोन आना है जो यहाँ खड़ी हो? नहीं बाबा, वो किसी का दोबारा फ़ोन आ चुका है। जब भी उठकर रिसीवर उठाने लगती हूँ तो बंद हो जाता है। आपको पता है इस फ़ोन पर बहुत ही कम लोग कॉल करते हैं, तो मैंने सोचा किसी की ज़रूरी कॉल ना हो। अभी वो बात कर रही थी कि फ़ोन दोबारा बजा। आली ने फ़ौरन उठा लिया। अस्सलामुअलैकुम, कौन बात कर रहा है और आपको किससे बात करनी है? आली को दूसरी जानिब से जवाब ना मिला तो मज़ीद बोली। तो दूसरी तरफ हाशिम, जिसने कॉल उठाने के बाद किसी की खूबसूरत और धीमी सी आवाज़ सुनी तो उसे पहचानने में थोड़ी देर लगी। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अलिशबा की थी। अलिशबा? वो हिम्मत करता हुआ बोला तो दूसरी जानिब से जानी पहचानी आवाज़ में अपना नाम सुनकर इसे फ़ौरन पता चल गया। इस सितमगर का फ़ोन है। इसने बगैर कुछ बोले ओह साहब जो करीब बैठे थे इन्हें रिसीवर पकड़ाया और जल्दी से अपने कमरे में चली गई। क्या कुछ याद न आया था इससे? इस सितमगार की वजह से इसके ज़ख्म, दर्द भरी यादें जिन्हें भूलने की वो रोज़ाना कोशिश करती, मगर इसकी आवाज़ सुनकर दोबारा वो सब कुछ इसे याद आ गया। अहद साहब ने रिसीवर पकड़कर कान से लगाया और अपनी रौबदार आवाज़ में सलाम करते हुए कहा, तो हाशिम? इसने इसकी आवाज़ सुनकर अपने खुश होते हुए होंठों पर ज़ुबान फेर कर जवाब दिया, वालेकुम सलाम चचा जान, हाशिम बात कर रहा हूँ। कौन हाशिम? मैं किसी हाशिम को नहीं जानता। जिसे जानता था वो 1.5 साल पहले मर चुका है। वो अनजान बनते हुए बोले तो हाशिम को इनकी अनजान बनने पर तकलीफ़ हुई। चचा जान, एक मिनट मेरी बात सुनिए। फ़ोन मत रखिएगा प्लीज़, एक दफ़ा मेरी बात हादी और हूर से करवा दी। वो जो फ़ोन रखने ही वाले थे, हाशिम की बात सुनकर नासमझी से पूछा और आखिर बात जानकर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? हूर और हादी हवेली में मौजूद नहीं हैं। वो तो तुम्हारे साथ थे ना? चचा जान, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मुझे खुद हमना ने बताया कि हूर और हादी हवेली में आपके पास हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या इन्हें हवेली का रास्ता पता था? और वो जो यहाँ आते हाशिम? और एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, 2 महीने पहले मुझे पता चला था कि तुमने इन्हें घर से निकाल दिया और तब से मैं और अरकम इन्हें ढूंढ रहे हैं, मगर इनका कुछ पता नहीं चला। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इन सब की ज़िम्मेदार तुम होगे और अपनी बीवी पर जितना तुमने अंधा एतमाद किया था ना, इससे तुम्हें इतना बर्बाद कर दिया है कि अब दोबारा यहाँ फ़ोन करने की हिम्मत भी ना करना। अल्लाह निगहबान। अहद साहब ने अपनी बात मुकम्मल करके कॉल बंद की, जबकि दूसरी जानिब हूर और हादी हवेली में मौजूद नहीं हैं। ये बात इसने झंझोड़ कर रख दिया। वो अपनी कुर्सी से उठा और अपनी ऑफिस से निकल गया। इसे नहीं मालूम था वो कितनी देर गाड़ी में बैठकर शहर की खाक छानता रहा। बस इसके कानों में बार बार अहद साहब की आवाज़ गूंज रही थी कि वो हवेली में नहीं है। एनी जब शाहजैन के कमरे से वापस आई तो इसे एक ही फिक्र सता रही थी कि शाहजैन आज इसे नहीं छोड़ेगा। वो जानती थी कि अगर इसने कहा कि वो रात को इसके कमरे में आएगा तो वो ज़रूर आएगा। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि शाहजैन इसके कमरे में ना आ सके। वो बस यही दुआ कर रही थी कि आज रात किसी ज़रूरी काम से कहीं चला जाए।
इसने रज़िया के साथ सबको डिनर करवाया तो शाहजैन भी आज सबका बैठा खाना खा रहा था। कश्यप के साथ हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहा था, जबकि खाने के बाद सब कमरे में चले गए। वो भी मुर्दा कदमों से वापस अपने कमरे में चली गई और इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके शावर लिया और अपने बाल तौलिए से हल्के से सुखा कर दरवाजे को लॉक लगाकर जल्दी से सोने के लिए ले गई। जब से शाहजैन इसके कमरे में आने की कोशिश करे, शायद अभी आ जाए, तो वो इसे सोई हुई मिली। वो अपनी आंखें बंद करके सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। इसने घड़ी पर टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। इसने अपनी आंखें दोबारा बंद करने की कोशिश की, मगर नींद थी कि आज इसे रूठ कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद इसे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक महसूस हुई तो इसने अपनी आंखें ज़ोर से मीच लीं। शाहजैन, जो सबके सोने के बाद इसके कमरे की तरफ आया, एनी के कमरे में आया तो दरवाजे को लॉक लगा देकर हल्का सा बजाया, मगर अंदर से जब कोई जवाब ना मिला तो वो इसके कमरे की दूसरी जानिब मौजूद खिड़की की तरफ गया और इसे खोलने की कोशिश करने लगा, तो वो इसे खुली हुई मिली। बड़ी आई दरवाज़ा लॉक करने वाली एक खिड़की को बंद ना कर सकी। वो मुस्कुरा कर मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। जब एनी को दोबारा दरवाज़ा बजने की आवाज़ सुनाई ना दी तो इसने पुरसुकून सांस खारिज किया और अपनी आंखें खोलकर बैठने लगी कि इसे अपने सामने शाहजैन को खड़ा देखकर वो डर से चीख मारने लगी कि शाहजैन ने आगे बढ़कर इसके होठों को अपनी कैद में लेते हुए इसकी चीख रोक दी। जबकि एनी की इस जसारत पर आंखें फाड़े इसे देखने लगी और समझ आने पर क्या हो रहा है इसे जल्दी से खुद से दूर करने लगी। शाहजैन पहले ही पीछे हट गया और मुस्कुराकर इसके सुर्ख होते हुए चेहरे और गहरे गहरे सांस छोड़ने को देखने लगा। अफसोस, तुम खिड़की बंद करना भूल गई थी, और वैसे भी तुम क्या समझती हो वो मैं वापस चला गया। वो बेड पर घंटा टेक इस पर झुका हुआ था, जबकि वो बेड से टेक लगाए बैठी थी। एनी का दिल इसकी बात सुनकर खुद को एक थप्पड़ लगाने को किया जो खिड़की बंद करना भूल गई थी। वैसे चांद की रोशनी में भी खूबसूरत लगती हो मिसिस। वो इस पर झुका और इसके गाल को लब से छू कर बोला तो एनी ने फ़ौरन अपने हाथों से दोनों गालों को इसके लम से महफूज रखने के लिए छुपाने की नाकाम कोशिश की, तो शाहजैन इसकी मासूम हरकत देखकर मुस्कुराया और बेसाख्ता इसके माथे को चूमा। इस बार एनी ने शाहजैन के पीछे हटते ही दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, तो शाहजैन मुस्कुराता हुआ बेड पर चढ़कर इसकी गोद में सर रखकर लेट गया। एनी का दिल इसका नरम गर्म लम्स महसूस करके ज़ोर से धड़का और वह सितमगर तो इस वक्त कोई और ही मालूम हो रहा था। अपनी गोद में वज़न महसूस करके इसने आंखें खोली तो इसकी नज़रें सीधी इसके गोद में सरक के शाहजैन से टकराईं, जो इसे ही देख रहा था। आप, मेरा सर दबाओ, दर्द हो रहा है। शाहजैन इसकी बात काट कर बोला तो इसके सर को हल्का हल्का दबाने लगी, जबकि शाहजैन ने इसके हाथ का लम्स अपने सर पर महसूस करके अपनी आंखें भूंज लीं। तुम अपना चेहरा क्यों काला करती हो हूर? शाहजैन ने अचानक आंखें खोलकर पूछा। वो सहर मैम ने बोला है कि ऐसा करोगी तो ही नौकरी मिलेगी, इसने हिचकिचाते हुए बोला। शाहजैन ने इसकी बात सुनकर इसका चेहरा देखा जहाँ झूठ का कोई एहसास नहीं था। इसकी बात सुनकर वो खामोशी से दोबारा आंखें मूंद गया। एनी की आंख रात 3 बजे खुली तो शाहजैन को अपनी गोद में सर रखा देख अपने हाथ इसके बालों में देकर इसने एक नज़र टाइम देखा और शाहजैन को उठाने का सोचा, मगर इसे समझ ना आए कि वो इसे कैसे उठाए। एनी ने आहिस्ता से इसके बाजू को पकड़कर हल्का हलाया तो शाहजैन ने दूसरे हाथ से इसका बाजू पकड़ा और आंखें खोलकर इसे नीचे की तरफ खींचा, तो एनी इसके ऊपर झुक गई। एनी ने पीछे होना चाहा तो शाहजैन ने एक हाथ से बाजू पकड़ा और दूसरा हाथ एनी के सर के पीछे ले जाकर इसका चेहरा अपने करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए इसे देखा। एनी जब थोड़ी और मज़ाहमत की तो शाहजैन ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा अपने करीब किया। प्लीज़ अब चले जाओ, वरना किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो मेरे लिए एक मुश्किल आ जाएगी। बाकी के अल्फाज शाहजैन ने इसके लबों पर ही कैद कर दिए। एनी आंखें फैलाई इसे देख रही थी। खुद को इसे दूर करने की कोशिश करने लगी तो शाहजैन ने इसे खुद से दूर जाने दिया। वो अपनी गिरफ्त से आज़ाद करके उठा और अपने मोबाइल जेब से निकालकर टाइम देखा और बेड से उठते हुए बोला, आइंदा के बाद मुझे जाने का मत कहना, वरना अब तो कुछ नहीं कहा, अगली बार जो करूँगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। वो अपनी शर्ट ठीक करता एनी से बोला, जिसने अपना सर हिलाकर इसको जवाब दिया। तो वो एक नज़र सर झुकाए बेड पर बैठी एनी को देखकर मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर कूद गया। अपने इर्द गिर्द एक नज़र देखा, किसी ने इसे देखा तो नहीं, अपने कमरे में चला गया। हाशिम रात के 1 बजे सड़कों की खाक छान कर घर वापस आया और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और लॉन की तरफ गया तो इसे एक आवाज़ सुनाई दी, भैया
आप भी हमारे साथ खेलिए ना। भैया आपको पता है आज पीर हादी ने मुझे हरा दिया। भैया अब सिर्फ आज हमारे साथ खेलिए। वो अपना सर झटकता हुआ अंदर दाखिल हुआ इन आवाज़ों को रोकने के लिए। हमना को पुरसकून सोता हुआ देख इसके तन बन में शरारत से बढ़ने लगी, क्योंकि हमना ने इसे बताया था कि वो हवेली में है। हाशिम अपने कमरे से निकलकर किचन में गया और वहाँ से ठंडे पानी का एक जग भरा और बर्फ़ क्यूब्स डालकर कमरे में आया और हमना के चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया। हमना जो सुकून से सो रही थी, खुद पर ठंडा पानी गिरता देख वो हड़बड़ा कर उठी और हाशिम को खुद पर ठंडा पानी गिरता देख वो चीखी, हाशिम पागल हो गई हैं, ये क्या कर रहे हो? हाशिम ने सारा पानी इस पर गिरा दिया और हमना ने गुस्से से डांटते हुए पूछा, कहाँ है हादी और ऐनी? मुझे फ़ौरन जवाब दो, और अगर तुमने झूठ बोला तो याद रखना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो हाशी? मुझे उठाकर तुमने ये पूछना था कि वो दोनों इस वक्त हवेली में आराम से सोए हुए होंगे, मगर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। हाशिम ने इसकी झूठ पर आग बगोला होते हुए इसके बालों को मजबूती से गिरफ्त में लेते हुए कहा, मुझे पता है वो हवेली में नहीं है। अब मुझे सच सच बताओ कि वो कहाँ है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम शायद भूल गए हो, मैं याद दिला दूँ, तुमने इन्हें घर से निकाला था और जब तुमने मुझसे पूछा तो मुझे लगा वो हवेली चले गए हैं। अब मुझे क्या पता तुम्हारी बहन और भाई कहाँ हैं। और हाँ, शायद तुम्हारी बहन अपने किसी आशिक के पास चली गई हो। तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो तुम्हारी तरह नहीं है जो शोहर के होते हुए बेहया औरतों की तरह छोटे कपड़े पहने क्लब में मर्दों की अपनी जानिब हमाइल करती हैं। जाहिल इंसान, अब बड़ी तुम्हारी अपनी बहन की याद आती है। जब तुमने इसे घर से निकाला था तब क्यों ना इसका एहसास हुआ। और मैं बेहया हूँ तो ये जान लो, तुम भी मुझे इन छोटे कपड़ों में देखकर ही पसंद किया था। और अब तुम्हें मैं बेहया लगती हूँ? बल्कि मैं बताती हूँ, तुम जितना मर्जी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी सोच जाहिल ही है। और मैं अपने मुंह पर हाथ रखते हुए चीखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत मॉडर्न हो? तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम्हें बता दूं कि लोग जब तुम्हें देखते हैं ना तो इनके जहन में तुम्हें देखकर वो तुम्हें पढ़ी लिखी फहाशा बोलते हैं। और तुमने मुझे फंसाया है अपने इस मकार चेहरे की मासूमियत से। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुम्हारा चेहरा ना देखता। वो दूसरा थप्पड़ हमना को मारते हुए तंजिया हंसते हुए बोला, छोड़ो, मुझे जाहिल इंसान नहीं रहना अब मुझे तुम्हारे साथ, बल्कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए और तुमने मुझे तुमसे तलाक चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे गवार के साथ मज़ीद अपनी ज़िंदगी पर बात नहीं कर सकती। वो गुस्से से बोली, इसी मौके पर तो हाशिम से लग होना था। कभी सोचना भी मत मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा, तुम इसी घर में सारी उम्र सड़ोगी। वो इसके बाल छोड़कर इसके बाजों को अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बोला और कमरे से घसीटकर साथ ले जाने लगा। हमना मुसलसल इसे अपने बाजों से छुड़वाने की कोशिश करने लगी और हाशिम ने इसे अपने दूसरे कमरे में लाकर फेंक दिया। कश्यप अलिशबा के साथ एक दरख्त के नीचे बैठी बातें कर रही थी। आली, कैसा टाइम गुजरा तुम्हारा हवेली में? मज़ा आया अपने मोम डैड से मिलकर? हाँ, बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद मैं अम्मी अब्बू से मिली। अम्मी अब्बू के साथ मैंने ढेरों बातें की। अलिशबा ने चॉकलेट खोलकर खाते हुए जवाब दिया। एक बात बताओ कश्यप, तुम्हारा भाई की कोई लड़ाई हुई है क्या? पहले तो तुम लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अब तो बिल्कुल इग्नोर करते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम समझ रही हो। मुझे बस अच्छा नहीं लगता तुम्हारे भाई से लड़ना, बस इसी वजह से बात नहीं करती। कश्यप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर अलिशबा इसके जवाब से मुतमय्यन ना हुई, लेकिन फिर भी वो चुप रह गई। अरकम अपनी क्लास से निकला तो इससे दूर कश्यप और आली बैठते हुए नजर आए। कश्यप के चेहरे पर हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे इसका चेहरा दूर से बेहद खूबसूरत लग रहा था। अरकम ने बहुत सोचने के बाद कश्यप से माफ़ी मांगने का फैसला किया था। इसके लिए वो कश्यप के साथ अकेला बात करना चाहता था, मगर आली के होते हुए ये मुमकिन ना था। अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर इसने अपनी सोचों को झटका और दोस्त से बात करने लगा। कश्यप की नज़र कुछ दूर पड़े काली शलवार कमीज पहने अरकम पर गई तो एक भरपूर नज़र इस पर डालकर अपनी नज़रों का रुख मोड़ दी। इस वक्त अरकम ने दोबारा मुड़कर कश्यप की जानिब देखा। दोनों की नज़रें टकराईं और एक की नज़रों में शिकवे थे और दूसरे की नज़रों में माजरत। कश्यप ने इसे खुद की जानिब देखते हुए देखा तो अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया। आली की बातें सुनने लगी जो कोई बात बता रही थी। अरकम ने अपने बालों में हाथ फेरा और अपने दोस्त के साथ अपनी क्लास में चला गया। एनी किचन में सब्जी बना रही थी क्योंकि रज़िया की अम्मा
की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो एक हफ्ते के लिए छुट्टियां लेकर अपने गांव में चली गई, जिसकी वजह से एनी सुबह से ही सारे काम कर रही थी। सहर बेगम इसे काम सौंप कर अपनी दोस्त से मिलने चली गई। वो पूरी तवज्जो से काउंटर के करीब खड़ी अपने काम कर रही थी जब किसी ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे पीछे की तरफ खींचा। एनी जो अपने काम में मसरूफ़ थी, इस अचानक इत्तेदाद पर इसकी चीख निकली। जब इसने पीछे देखा, शाहजैन इसे अपने सीने के साथ लगाए मुस्कुराए हुए इससे देख मुस्कुरा रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? प्लीज़ थोड़ा फासला रखें, वो अपने लब काटते हुए बोली। इसकी बात सुनकर शाहजैन ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की तो एनी को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे दूर जाने का मत बोला करो। ना कहा किया है मैंने तुमसे, और जब मेरा दिल करेगा मैं तुम्हें अपने करीब बुलाऊंगा। शुरू से ही गुस्से में वो कुछ भी कर जाता था। तब जब वो गुस्सा दिलाती तो इसे ज़रूर तकलीफ पहुंचाता था। एनी इसके गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुनकर हल्का हल्का कांप गई। सॉरी, वो इतनी हल्की आवाज़ में मनमनाई कि अगर शाहजैन इसके करीब ना होता तो कभी ना सुन पाता। मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, वो इसे कांपते हुए महसूस करके इसकी गाल पर अपने लब रखते हुए कहा तो इसने सिर्फ सर अपना हाँ में हिलाया। चलो अब ये सब छोड़ो और मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ, मुझे भूख लगी है। एनी इसकी बात सुनकर अपना हल्का सुर्ख चेहरा उठाकर इसे बेबसी से देखा, जिसने इसे अपने साथ लगाया हुआ था। बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो बनाया है वो ऐसे ही बना लो, वो मुस्कुराकर इसका रुख देखकर बोला तो एनी बेबसी से अपने लब काटती हुई इसके साथ लगे ही सारी चीज़ें कैबिनेट और फ्रिज से निकालकर काउंटर पर एक जगह रख दी। इसके लिए टोस्ट और आमलेट बनाने लगी। वो अपने दोनों बाजुओं से इसके गिर्द हिसार बनाकर खड़ा था। एनी ने जल्दी से नाश्ता बनाकर प्लेट में रखा और इसकी तरफ फेर दिया तो शाहजैन इसके गाल को छूकर किचन में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। एनी ने इसके सामने नाश्ता रखा और इसके पास ही खड़ी हो गई ताकि फिर ना शाहजैन गुस्सा करे। शाहजैन ने इसे पास खड़ा हुआ देखा और मुस्कुराते हुए नाश्ता करने लगा। नाश्ता करके वो एनी के सर को चूमता हुआ किचन से चला गया तो एनी ने सुकून का सांस लिया और बर्तन धोने और जल्दी से दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। हाशिम सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ और जाते ही मैट से हमना के कमरे का दरवाज़ा खोलने से सख्ती से मना किया। इसे भी खाने पीने के लिए ना दिया जाए और कहा कि ऑफिस चला गया। और इसने ऑफिस जाकर सबसे पहले एक दोस्त को फ़ोन करके किसी भी तरह हूर और हैदर के बारे में मालूमात करने का कहा। इसके बाद वो पूरा दिन अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन बार बार हादी और हूर की बातें याद आती थीं। कश्यप यूनिवर्सिटी से घर आकर थोड़ी देर लॉन में वॉक करने लगी और थोड़ी देर लेट गई। इसे उम्मीद थी कि आज शायद अरकम इससे माफ़ी मांग लेगा, मगर इसके कुछ ना कहने की बजाय इग्नोर करने पर वो मन ही मन में क्लिस कर रही थी। वो शाम में जब सबके साथ डिनर करके वापस कमरे में आई तो थोड़ी देर अपनी कोई असाइनमेंट जो नामुकम्मल थी इसे मुकम्मल करने लगी। थोड़ी देर वो अपना काम करके सोने के लिए लेट गई। वो नींद में थी कि जब इसे लगा कि कोई इसके कमरे में मौजूद है। इसने इसके करीब आकर इसको हल्का सा हलाया और इसने थोड़ी सी आंखें खोलकर शाहजैन को देखा और फिर सोने लगी। इसके कानों में शाहजैन, मोम और डैड की आवाज़ें सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू कश्यप, हैप्पी बर्थडे। वो जल्दी से उठकर बैठी और सबको हैरत और खुशी से देखा, क्योंकि वो अपना बर्थडे तो भूल ही गई थी। कश्यप ने सामने टेबल पर केक पड़ा हुआ देखा तो उठकर इसके पास आई और सबके साथ केक काटा। और इसके बाद सबसे पहले तैमूर साहब ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और फिर सर पर प्यार देकर इसका गिफ्ट दिया। और इसके बाद सहर बेगम और फिर आखिर में शाहजैन ने कश्यप को। वो थोड़ी देर के बाद सबके साथ बैठी बातें करती रही और फिर अपने कमरे में चली गई। वो भी खुश होती हुई लेट गई। और सुबह नाश्ते के बाद तैमूर साहब ने इसे बताया कि रात को इसके बर्थडे की खुशी और एक नया प्रोजेक्ट मिलने की वजह से होटल में पार्टी रखी गई है। इसके इंतज़ार में वो पहले ही करवा चुके थे, जानते थे कि इसका नकम्मा बेटी किसी का काम नहीं आने वाला। वो इसकी बात सुनकर बेहद खुश थी। इसे शुरू से ही बर्थडे और पार्टी को एंजॉय करना बहुत ही मज़ा आता था। शाहजैन टीवी लाउंज में सहर बेगम के पास आकर बैठा तो सहर बेगम ने एनी को थोड़ी देर बाद आवाज़ देकर बुलाया, एनी मेरी बात सुनो और बाहर आकर। एनी इसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से बाहर आई और इसके साथ बैठे शाहजैन को देखकर इसने अपने लब काटते हुए सहर बेगम से कहा, जी मैम। हाँ, इधर आओ मेरे करीब। सहर बेगम ने इसे दूर खड़े देखकर अपने पास बुलाया। वो डरते डरते इनके पास आई तो सहर बेगम ने टेबल पर साइड पर पड़े कुछ पैसे उठाकर एनी की तरफ बढ़ाए तो वो नासमझी से सहर बेगम की तरफ देखने लगी।
जबकि शाहजहान भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आज कश्यप की सालगिरह है तो हम इसका सदका वगैरह निकाल कर मुस्लिम लोगों को देते हैं। पहले तो यहाँ रज़िया होती थी, अब नहीं है, तो ये तुम रख लो। सहर बेगम ने इसे शाहजहान के सामने इसकी हैसियत दिखाने के लिए पैसे इसको देने का सोचा। एनी ने इसकी बात सुनकर एक शिकवा कर नज़र शाहजहान पर डालकर पैसे इनके बढ़ाए हुए हाथों से पकड़ लिए और वापस किचन में चली गई और पैसों को इसने अपनी मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। जबकि इसका दिल किया हाशिम को मार दे और जाकर, जिसकी वजह से लोग अब इसे मुस्तक समझती हैं। ये तो वही जानती थी पैसे पकड़ते हुए इसे कितनी तकलीफ हुई। शाहजहान अभी तक हैरान था कि सहर बेगम ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे नहीं याद है कि सहर बेगम ने कभी भी सदका दिया हो। और इसे एनी के शिकवा कर नज़र याद आई तो वो नागवारी से सहर बेगम से बोला, मोम, आपको इसे देने की ज़रूरत क्या थी, और ज़रूरतमंद को दे देती। तुम फिक्र मत करो, वो ज़रूरतमंद ही थी। वो नागवारिया से इसकी बात सुनकर इसके पास से उठकर अपने कमरे में चली गई और कमरे में दाखिल होते इसने साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया और सिगरेट सुगलाते हुए बेड पर बैठ गया और एनी के बारे में सोचने लगा। कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठा और अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया। कश्यप सफ़ेद पैरों की छुट्टी फराक पहने तैयार खड़ी खुद को शीशे में देख रही थी। लाइट मेकअप किए, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो किसी का भी दिल धड़का सकती थी। वो खुद एक तनकीदी नज़र डाले कमरे से निकल गई, जहाँ सहर बेगम नफीस सी नीले रंग की साड़ी पहने इसका इंतज़ार कर रही थी। कश्यप को देखकर सहर बेगम ने मुस्कुराई और इसे अपने साथ लिए बाहर चली गई, जहाँ ड्राइवर गाड़ी के साथ ही इसका इंतज़ार कर रहा था। शाहजहान सहर बेगम के जाने के बाद घर में दाखिल हुआ और तेज़ी से अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगा। वो 20 मिनट बाद तैयार हो चुका था और जल्द से अपने साथ लिए शॉपिंग बैग उठाकर हूर के कमरे की जानिब चल दिया। एनी नहाकर निकली और अपने बालों को कंघी करके बेड पर बैठी जल्दी सोने की तैयारी में थी, क्योंकि सब लोग तो चले गए थे, इस वजह से घर में कोई ना था। हूर, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। शाहजहान ने एनी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और एनी को पुकारा तो जो सोने की तैयारी में थी। इसकी आवाज़ सुनकर अपनी जगह से उठी और छोटे छोटे कदम उठाकर वो दरवाजे की जानिब गई और दरवाज़ा खोला तो शाहजहान जल्दी से इसे साइड करता कमरे में दाखिल हुआ और एनी से बोला, मुझे वो पैसे दे दो जो मोम ने तुम्हें दिए हैं। कोई फजूल बकवास सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो एनी को मुंह खोलता देकर आखिरी बात बोलता तो एनी ने इसका संजीदा चेहरा देखकर जल्दी से पैसे निकालकर इसे पकड़ा दिए। शाहजहान ने वो पैसे पकड़कर अपनी जेब में डाले और अपने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाए। एनी ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ड्रेस पहनकर 1 घंटे तक तैयार हो जाओ। 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा। शाहजहान ने बेड पर बैग रखे और इसको कोई भी बात सुने बगैर कमरे से निकल गया तो एनी मुंह बनाते हुए शॉपिंग बैग के अंदर मौजूद ड्रेस निकालकर देखने लगी। कश्यप को सहर बेगम अपने साथ लिए खड़ी थी जब कश्यप को दूर से अलिशबा हाल में दाखिल होती हुई दिखाई दी। वो सहर बेगम को बताकर अलिशबा के करीब गई, जिसने काले रंग की नफीस सी शॉर्ट फ्रॉक और साथ पजामा पहना हुआ था। वो लाइट से मेकअप किए बेहद हसीन लग रही थी। इसने दुपट्टा अपने कंधे पर फैला हुआ था। अलिशबा कश्यप के पास आते ही इसके गले लगी और इसे दूर से आते हुए बोली, कश्यप, तुम बहुत हसीन लग रही हो इस फ्रॉक में। अगर मैं कोई लड़का होता तो ज़रूर तुमसे शादी करता। इसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, झूठ कम बोलो, मुझे तो लगता है आज पार्टी में सब ने तुम्हें ही देखना है। इसकी नज़र हाल में मौजूद दाखिल होते अरकम पर पड़ी, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने बेहद खूबसूरत लग रहा था, और अलिशबा से बोली, आली, तुम्हारा भाई अरकम शायद तुम्हें ढूंढ रहा है। इसकी बात सुनकर इसने पीछे देखा तो अरकम इसे देखा और इसके करीब आ रहा था। अरकम ने इसके करीब आकर आली को एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट दिया, जबकि नज़रों का रुख अपने सामने खड़ी परी पैकर पर था। कश्यप ने इसकी नज़रें खुद पर महसूस करके अपना पहलू बदला। आली, ये तुम गाड़ी में ही भूल आई थी। वो इसे पकड़ाता हुआ बोला तो आली, जो कश्यप का गिफ्ट कार में भूल आई थी, अरकम को शुक्रिया कहते हुए गिफ्ट इसने कश्यप की तरफ बढ़ा दिया। आली, मैं अपने दोस्तों के साथ इस होटल के रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। जब फारिग हो जाओ तो मुझे बता देना। वो जाने ये बात आली को सुना रहा था या कश्यप को, वो खुद नहीं जानता था। ओके भाई, मैं आपको बता दूंगी। वो अलिशबा का जवाब सुनकर एक भरपूर नज़र कश्यप पर डालकर चला गया। कश्यप ने अरकम के जाते ही एक गहरा सांस लिया और अलिशबा के साथ पार्टी इंजॉय करने लगी। कश्यप ने शाहजहान के आते ही सबके साथ केक काटा और सबको खिलाने के बाद वो अलिशबा के साथ बातें करने लगी।
जबकि सहर बेगम अपनी दोस्तों के साथ मसरूफ़ थी। शाहजैन 1 घंटा रुक कर वापस चला गया, जबकि तैमूर साहब भी अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गए। कश्यप अली को बताकर वॉशरूम इस्तेमाल करने गई, मगर ये वॉशरूम फुल होने की वजह से वो दूसरी जानिब चली गई। वो शीशे में अपने मेकअप देकर बाहर निकली तो इसे एक लड़का दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा मिला। वो लड़का इसे पार्टी में भी 2-3 बार इसे देख रहा था। कश्यप, जो इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थी, उस लड़के ने इसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इसका हाथ पकड़ने पर वो घबरा गई और इर्द-गिर्द देखा जहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो अपना हाथ इससे छुड़ाने लगी, मगर इस लड़के ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ छोड़ो मेरा। अभी तो मैंने पकड़ा है, अभी कैसे छोड़ दूँ? मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम मुझे कहीं अकेली मिलो। वो लड़का शैतानी मुस्कुराहट से बोला तो कश्यप को इससे खौफ महसूस हुआ, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए इसने दूसरे हाथ से उंगलियां इसकी आंखों में मारने की नाकाम कोशिश की। कश्यप ने अब की बार गुस्से से अपने पाँव उठाकर सीधा इसे मारा। कश्यप ने जो हील पहनी हुई थी वो सीधी इसकी टांगों की हड्डी में बजी, जिसकी वजह से इसकी गिरफ्त ढीली हुई और कश्यप ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और तेज़ी से दूसरी जानिब चलेगी। वो जो भाग रही थी, इसके फ्रॉक पाँव के नीचे आ गई, जिससे वो अंधामुँह नीचे गिरने लगी कि किसी ने इसके गिर्द अपने हिसार बनाए और इसे नीचे गिरने से बचा लिया। कश्यप ने जल्दी से इसका चेहरा देखा तो अरकम को देखकर वो थोड़ा पुरसुकून हुई, मगर अपनी पोजीशन का ख्याल करते हुए वो जल्दी से इससे दूर हुई। क्या हुआ तुम्हें और इतनी तेज़ी से क्यों भाग रही हो? सबसे बड़ी बात, तुम इस हिस्से में क्या कर रही हो? पार्टी तो होटल के दूसरे साइड पर है। अरकम ने इसे घबराया हुआ देखकर पूछा। वो मैं वॉशरूम में आई थी, वहाँ एक लड़के ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं इसे अपना हाथ छुड़वाकर भाग रही थी। इसने अरकम को सारी बात सच सच बता दी तो अरकम ने गुस्से से मुट्ठियाँ बींचकर इससे पूछा, कहाँ है वो लड़का? आओ मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़ते हुए इस तरफ ले जाने लगा। इसने फ़ौरन अरकम को रोका। नहीं, मैं अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती, आप मुझे दूसरी तरफ छोड़ कर आएँ, मुझे वापस पार्टी में जाना है। अरकम ने अपने गुस्से पर काबू किया और दूसरी तरफ हॉल में ले जाने लगा और इसके साथ साथ चल रही थी। सॉरी, वो इस दिन मुझे तुम्हें वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, मगर मेरी बात का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। वो जल्दी से बोली, मगर कश्यप ना समझ वाले तासरात देकर इसने वजाहत की तो कश्यप ने बस अपना सर हाँ पर हिलाया। अरकम ने इससे माफ़ी मांग ली। हाशिम तैमूर साहब के साथ खड़ा बात कर रहा था। वो दरअसल पार्टी में लेट हो गया था, अभी पहुंचा था, मगर देर से इसे आने की माजरत की। वो इससे बात कर रहा था जब इसकी नज़र एक कोने में अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। इस पर एक नज़र डालकर अपनी नज़रों का जाविया बदला ही था कि शाइस्तगी की रकम की वजह से इसने दोबारा इस सिमत देखा। काली नफीसी फ्रॉक में खड़ी अलिशबा को पहचानने में इसे 1 मिनट नहीं लगा। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, या शायद कभी वो इतना तैयार ना हुई थी, या शायद इसने कभी इसे गौर से ना देखा। तैमूर साहब इसे एक्सक्यूज़ करके किसी और से मिलने चले गए तो इसने एक तफसीली नज़र फिर अलिशबा पर डाली, जो एक बार फिर दिल धड़का गई थी। अलिशबा, जो कश्यप के जाने के बाद अकेली खड़ी थी, खुद पर किसी की मुसलसल नज़र महसूस करके इसने अपनी नज़रें उठाई। इर्द गिर्द देखा तो इसकी नज़रें खुद को घूरते हुए हाशिम से टकराई, जो ब्लैक पेंट कोट में मलबूस इसकी धड़कन को रोक गया। हाशिम ने अलिशबा को अपनी जानिब देखा तो इसे अपनी नज़रें ना हटा सका। अलिशबा ने इस पर एक शिकवा कर नज़र डालकर अपनी नज़रों का रुख बदल कर वो कैसे भूल गई थी ये शख्स तो पहले भी किसी और का हो गया था। वो इसका कुछ नहीं लगता था, वो सितमगर इसका कभी में इसका महबूब ना हुआ करता था, जिसे देखने के लिए वो दिन गिनती थी, इसके लिए हवेली आने की दुआएं करती थी, मगर अब वो बस इसकी मोहब्बत से अपने दिल से ख़त्म करने की दुआएं करती थी। हाशिम ने इसकी एक आखिरी नज़र हज़ारों शिकवे महसूस की और अपने लब भींचे और इस पर एक आखिरी नज़र डालकर अपने करीब खड़े लोगों से बातें करने लगा। शाहजैन पार्टी अटेंड करके 1 घंटे बाद तैमूर साहब से ज़रूरी काम कहकर वहाँ से चला गया। वो गाड़ी बाहर खड़ी करके हूर के रूम की तरफ गया और इसने दरवाज़ा हल्का सा बजाकर एनी को पुकारा तो इसकी आवाज़ सुनकर इसे थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो शाहजैन का मुंह इसे तैयार देकर खुला का खुला ही रह गया। वो बेहद हसीन लग रही थी। नीले रंग के पाँव की छूटी फ्रॉक पहनकर वो खुले बालों और हल्के से मेकअप ने इसके लिए सरापा इम्तिहान बनी खड़ी थी। वो बस बाल बांध रही थी। फिर बस मैं तैयार हूँ। नहीं, खुले ही रहने दो बाल, आ जाओ चलें, लेकिन साथ एक शॉल ले लो, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, इसके बाद हमने वापस भी आना है। वह मुश्किल इसके खूबसूरत सरापे से नजरें उठाकर बोला। एनी चादर लेने चलेगी। वो एनी को अपने साथ लिए गाड़ी तक आया
और इसको अंदर बिठाते हुए दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर वो ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके वो अपने सामने मंजिल की जानिब जाने लगा। इसका नाजुक सा दिल पकड़ जाने के डर से होले से कांप रहा था, लेकिन इसने भी ज़्यादा डर इससे अपने साथ बैठे शज़ैन के गुस्से से लगता था और इसके सामने आने से। वो खामोशी से अपनी गोद में रखे हाथों से खेलने लगी। कहाँ जा रही हैं? कांपती हुई आवाज़ में पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शज़ैन ने इसे एक नज़र देखा और दोबारा अपना रुख सामने किया। इसके जवाब के बाद एनी ने अपना मुंह ही बंद कर रखा था। शज़ैन ने गाड़ी एक जगह रोकी और इसे अपना हाथ देकर बाहर निकाला। एनी ने अपने सामने एक रेस्टोरेंट देखा तो इसकी समझ में कुछ आने लगा, मगर अंदर दाखिल होते इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसे लगा ये एक आम सा डिनर है। सारे रेस्टोरेंट को सजाया गया था, हल्की सी लाइटिंग थी, जबकि पूरा रेस्टोरेंट खाली था। इसकी नज़र रेस्टोरेंट के दरमियान में मौजूद टेबल पर पड़ी, जिस पर छोटी छोटी कैंडल्स और फूल को सजाया गया था। इसने मुस्कुराते हुए शज़ैन को देखा, जो इसे मुस्कुराते देखकर खुद भी मुस्कुरा रहा था। वो एनी की मुस्कुराहट को देखकर जान गया था कि इसे यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। शज़ैन इसका हाथ पकड़े इसे आहिस्ता आहिस्ता टेबल की जानिब ले गया और टेबल के करीब जाकर एनी को टेबल पर छोटा सा केक पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो करीब गया तो इस पर सॉरी लिखा हुआ था। जो इसे देख रही थी, जब शज़ैन इसके कानों के करीब झुककर आहिस्ता से बोला, सॉरी हर उस अजियत के लिए जो तुम्हें मेरी तरफ से मिली, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर लम्हे को हसीन बनाना चाहता हूँ। तुम्हें ज़िंदगी के खूबसूरत रंग दिखाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ वक्त दरकार है। उम्मीद है कि तुम बस थोड़ी देर और सब्र करोगी। इसने हल्का सा इसके कान की लू को चूमा और पीछे होकर एनी का चेहरा देखा, जो मुस्कुरा रही थी। शज़ैन की बात सुनकर इसे उम्मीद थी कि शायद इसकी आने वाली ज़िंदगी अब पुरसुकून गुजरेगी, मगर जैसी उम्मीद की जाए वैसा नहीं होता। शज़ैन ने इसका हाथ पकड़कर केक काटकर थोड़ा सा इसके मुंह में डाला और अपना मुंह खोला ताकि एनी इसके मुंह में केक डाल सके, मगर वो तो चम्मच से केक अपने मुंह में डाल रही थी। इसने अपना मुंह बंद करके इसको बैठाने के लिए चेयर खींचने लगा और एनी ने एक छोटा सा टुकड़ा इसके जाने बढ़ाया, जो इसने फ़ौरन ही मुंह खोलकर खा लिया और एनी को बिठाने के बाद वो खुद भी बैठ गया। शज़ैन और एनी ने खाना ऑर्डर किया, खुशगवार माहौल में बातें करते हुए खाया। खाना खाने के बाद शज़ैन ने टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। इसने एनी को अपने साथ लिया और घर चला गया, क्योंकि जानता था थोड़ी देर बाद सबने घर वापस आ जाना है। वो अभी किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था। इसने गाड़ी घर में रोकी तो शज़ैन ने एनी के गाल पर बोसा दिया तो वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर तेज़ी से अपने घर की तरफ चली गई। वो अपने कपड़े चेंज करने लगी, जबकि सोचों का मरकज़ शज़ैन था। इसे अपनी कहानी बिल्कुल सिंड्रेला जैसी लग रही थी। कश्यप वापस पार्टी में आई तो अरकम इसके पीछे हाल में आ गया ताकि अलिशबा से वापस जाने का पूछ सके। इसे अलिशबा एक कोने में खड़ी नजर आई। वो कश्यप के पीछे इस तरफ चल रही थी। इसके चेहरे से हाशिम को वो कुछ परेशान लगी तो वो लंबे लंबे डग बढ़ता कश्यप से पहले अलिशबा के पास पहुंच गया। क्या हुआ है आली, परेशान की हो? क्या किसी ने कुछ कहा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इसे यहाँ देखकर वो थोड़ा घबरा गया। हालांकि इसने तो कुछ गलत ना किया था, लेकिन वो इसे हाशिम को देखने से पहले यहाँ से ले जाना चाहती थी। जी भाई, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, मेरे सर में दर्द हो रहा है। घर जाना चाहती हूँ, आपको ही मैसेज करने वाली थी, बस कश्यप का इंतज़ार कर रही थी। इसे एक बार फिर बता दूँ, फिर चलते हैं। तुम बता दो, फिर चलते हैं। घर जाकर मेडिसिन लेना और सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाओगी। कश्यप के करीब पहुँचते इसने कश्यप को अपने जाने का बताया, जबकि नज़रें अरकम पर थीं। वो कहीं हाशिम को ना देख ले। कश्यप से मिलकर वो अरकम को अपने साथ लिए बाहर चली गई, मगर अरकम के अचानक रुक जाने पर वो रुक गई और इसकी जानिब देखा, जो दाएं तरफ मौजूद हाशिम को देख रहा था। अरकम की अचानक ही नज़र हाशिम पर पड़ी और हाशिम को देखकर इसका खून खोल उठा और इसने अपने लब गुस्से से बीच लिए। क्या इसने तुम्हें कुछ कहा अलिशबा? और ये यहाँ मौजूद था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी इस पार्टी में रुकने ना देता। वो धीमी आवाज़ में गिराया तो अलिशबा कांपती हुई आवाज़ में बोली, भाई प्लीज़ चलिए यहाँ से। और इसने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। मेरी ज़ात का तमाशा मेरे बड़े मजमे में मत बनाइएगा। वो आखिर में रोंदी हुई आवाज़ में बोली तो इसने अपनी आंखें एक पल को बंद करके खुद पर जब्त किया। इसने अपने साथ लिए तेज़ी से वहाँ से निकल गया। हाशिम ने भी अरकम को देख लिया, मगर जाहिर न किया। वो जानता था कि इसने अरकम की तरफ देखा भी लिया है तो इसे फिर बड़े मजमे से लड़ने पर क्या ग्रीस न करेगा। वो भी पार्टी अटेंड करके घर वापस आया तो इसे घर से न जाने क्यों वहशत सी महसूस हुई। इसने अपने दोस्तों से एनी और हादी को ढूंढने का बोला था, मगर फिर भी इसे बार बार एनी और हादी की बातें सुनाई देती थीं।
वो अपना सर झटक कर कमरे में दाखिल हुआ और फ्रेश होकर सोने के लिए लेट गया। वो सुबह उठा और बारी दिल के साथ शावर लेने के लिए चला गया। सर, ये पार्सल कल आपके लिए आया है। इसने पार्सल इसके आगे बढ़ा जो नाश्ते करके बस जाने ही वाला था। इसने पार्सल पकड़ा तो बेचने वाले का नाम नहीं था, 2 अंग्रेजी के हरूफ थे। इसने पार्सल खोला तो इसमें कुछ तस्वीरें निकली, एक लिफाफा निकला। पहले इसने तस्वीरों को देखा तो गुस्से की ज्यादती से इसके कानों से धुआं निकला। ये तस्वीरें हमना की शाहजेब के साथ होटल के कमरे में थीं। वो मुख्तलिफ तस्वीरें थीं जिनमें कभी हमना ने शाहजेब का हाथ पकड़ा हुआ था तो कभी शाहजेब इसका हाथ चूम रहा था। इसे गुस्से से तस्वीरें रखते और लिफाफा खोला तो इसमें कोई रिपोर्ट निकली। रिपोर्ट पर हमना का नाम लिखा हुआ था। इसने जल्दी से रिपोर्ट खोली और इसमें पढ़ा कि वो आज हमना को जान से मार देगा। वो गुस्से से अपनी कुर्सी से उठा और इसे जोर से उठने पर कुर्सी ज़मीन पर गिरी और लंबे लंबे डग बढ़ते हुए कमरे के करीब गया और पड़े टेबल से चाबी उठाई। वो इसके करीब गया और इसे दोनों बाजुओं से झंझोड़ा, जबकि तस्वीरें और रिपोर्ट इसके हाथ में मौजूद थी। हमना हाशिम के झंझोड़ने पर हड़बड़ा कर उठी तो हाशिम के सुर्ख चेहरा आंखों को देखकर इसे बेसाख्ता हाशिम से खौफ आया। तुम इतनी घटिया औरत हो सकती हो, ये मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ख़त्म करने की? किससे पूछकर तुमने अबॉर्शन करवाया? तुमने मेरे बच्चे का कत्ल का इल्ज़ाम इस मासूम एनी पर लगाया। मैं कैसे ना समझ सका कि तुम एक स्पोलन हो जो अपने बच्चे को ही मार सकती हो। वो इसके मुंह पर रिपोर्ट फेंकते हुए बोला, हाँ, मैंने इस पर इल्ज़ाम लगाया इसलिए क्योंकि मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए था। और सुना तुमने फ़िलहाल इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं और मैं जानती हूँ कि तुम जब पता चलेगा तो मुझे कभी भी अबॉर्शन नहीं करवाने दोगे। हाशिम ने इसकी घटिया बात सुनकर इसका मुंह थप्पड़ों से लाल कर दिया। तुम जितनी गजालत बड़ी मुझे सब पता चल गया है। अब मैं एक पल भी तुम जैसी औरत के साथ नहीं गुजारना चाहता हूँ। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए ना तो ये लो तलाक। मैं हाशिम दीद अपने पूरे होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हमना जो अपने मुंह पर हाथ रख के बैठी थी, इसकी तलाक देने पर वो बिल्कुल भी दुखी ना थी क्योंकि वो भी तो यही चाहती थी। हाशिम ने तलाक देने के बाद इसे बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर धक्का दे दिया। 10 मिनट के अंदर अपना गन जो मेरे कमरे घर से बाहर निकालो, अपना गन मेरे कमरे से और इस घर से निकालो और चली जाओ। हमना इसकी बात सुनकर जल्दी से कमरे में गई और अपने कपड़े बदलकर अपने सूटकेस में अपनी चीज़ें रखी और इसके घर से चली गई। हमना के जाने के बाद वो फ्रेश होकर घुटनों के बल बैठा और बालों को हाथों में लिए गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगा। तो चलिए फिर इस नावल का इख्तिताम यहाँ पे करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।